हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयास एकेडमी। दोस्तों, अगर आप करते हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी और आपको जनरल साइंस का है भय, तो टेंशन को कीजिए बाय बाय और जुड़िए हमारे साथ जनरल साइंस की क्लासेस के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक, पोषक पदार्थ। दोस्तों, इस टॉपिक को लेकर के मैंने काफ़ी सारी मेहनत की है। कुछ सिलेक्टेड ऐसे फैक्ट्स और क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ है। दोस्तों, पोषक पदार्थ उन पदार्थों को कहा गया है, जैसा कि आप जानते हैं कोई भी जीव होता है उसको अपने शरीर को जीवित रखने के लिए अपनी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ हैं, उनको चलाने के लिए भोजन की या फूड की आवश्यकता होती है। बिना भोजन के कोई भी प्राणी अपनी जैविक क्रियाओं को नहीं चला सकता। तो दोस्तों, हमारे भोजन में ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से भाग होते हैं जो जिनसे मिलके वो भोजन बनता है, या जिनकी कमी से हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में कोई दोष या कोई समस्या, कोई बीमारी उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों, पोषक पदार्थ जो हैं उनको बांटा गया है मोस्टली 7 पार्ट्स के अंदर। कुछ लोग इसमें न्यूक्लिक एसिड को शामिल करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन मैं चूंकि ओवरऑल सब कुछ देख करके और सभी बुक्स को प्रीफर करके ही आपके साथ वीडियो शेयर करता हूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्लास। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारा पढ़ाया हुआ आप समझ पाते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और प्रयास एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, पोषक पदार्थों में फर्स्ट जो पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट का है, मोस्टली इनको शर्करा कहा जाता है। दूसरा पार्ट वसा का, लिपिड्स, तेल बोलते हैं हम। थर्ड पार्ट प्रोटीन का, फोर्थ विटामिन, सिक्स खनिज लवण मिनरल्स, और फिफ्थ खनिज लवण है, सिक्स्थ जल या वाटर, और 7 है दोस्तों न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों, मैं इन सातों जो पोषक पदार्थ हैं इनको बांटूंगा 4 कैटेगरीज में, 4 टाइप्स में, 4 वर्गों में। कैसे? दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो यहीं से पुटअप होगा। कैसे पुटअप होगा? पहले जो दो पार्ट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा, दोस्तों इनको कहा गया है एनर्जी प्रोवाइडर, ऊर्जा प्रदायक। दोस्तों, ये जो पार्ट्स मैं बता रहा हूं, ये इनकी जो उपयोगिता है, इनका काम क्या है, उस बेस के ऊपर इनको 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। ये दो जो पार्ट्स हैं फूड के, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड या वसा, ये ऊर्जा प्रदायक हैं। इनका जो मेन फंक्शन है वो एनर्जी प्रोवाइड करने का है। तीसरा जो पार्ट है प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है इसको कहा गया है निर्माणकारी पदार्थ। ये शरीर का निर्माण करता है, निर्माणकारी, या इसको हम कहते हैं वृद्धिकारी, ग्रोथ करता है, शरीर का फॉर्मेशन करता है, जीवों के शरीर का निर्माण करता है, शरीर की मरम्मत करता है। तो ये जो प्रोटीन है इसको निर्माणकारी, वृद्धिकारी भी कहा गया है। खनिज लवण और विटामिन और खनिज लवण जो हैं इनको माना गया है उपापचयी नियंत्रक, उपापचयी नियंत्रक, उपापचयी नियंत्रक। मेटाबॉलिज्म कंट्रोलर है, मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करते हैं, उनको चलाते हैं। और दोस्तों, जो ये जल है, न्यूक्लिक एसिड जो है, जल को भी इसी में डाला गया है। इन तीनों को, विटामिन, खनिज लवण और जल, तीनों को उपापचयी नियंत्रक माना गया है। और न्यूक्लिक एसिड को माना गया है ऐसे पदार्थ जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं और आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में या एक जीव से अगले जीव में लेके जाते हैं। दोस्तों, ये जो 4 टाइप है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए, निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऊर्जा प्रदायक नहीं है? ऊर्जा प्रदायक नहीं है। और ऑप्शन होंगे ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी प्रोटीन और डी विटामिन। दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा एज इट इज ये क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्जा प्रदायक नहीं है? तो इसका आंसर होगा विटामिन। विटामिनों का काम, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, इनका काम ऊर्जा प्रदान करने का नहीं है। दोस्तों, यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है प्रोटीन को लेकर के। क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन भी एनर्जी प्रोवाइडर पदार्थ है, प्रोटीन भी ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान कर सकता है, लेकिन
प्रोटीन का मुख्य कार्य ऊर्जा उत्पादन करने का नहीं है। दोस्तों जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है इनको, जिस क्रम में मैंने इनको लिखा है उसी क्रम में ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का नंबर आता है एनर्जी प्रोड्यूस करने में, फिर वसा का नंबर आता है और थर्ड नंबर आता है प्रोटीन का। दोस्तों अगर कोई आदमी लगातार उपवास करता है, लगातार भूखा रहता है, उसकी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट और वसा खत्म हो चुकी होती है, तब नंबर आता है प्रोटीन का। तब ऐसी एक गंभीर स्थिति का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ता है जब उसे प्रोटीन से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर दोस्तों किसी व्यक्ति के शरीर में अगर ऐसी स्थिति आती है कि प्रोटीन से एनर्जी प्रोवाइड या प्रोटीन से एनर्जी प्रोड्यूस करने की आवश्यकता पड़ गई, तो दोस्तों वो व्यक्ति बहुत गंभीर स्थिति में है और मेडिकल साइंस या डॉक्टर्स जब उसकी टेस्टिंग करते हैं तो उसको आगे और ज़्यादा लंबे समय तक भूख हड़ताल या कोई भी जो वो प्रोसेस उपवास करता है वो उसको करने की सलाह नहीं दी जाती, बिकॉज इंडिया में आत्महत्या करना अपराध माना गया है। दोस्तों बात करते हैं पहले, दोस्तों ये सब कुछ जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं इसको एक बार आप नोट कर लें और नोट करने के बाद हम चलते हैं फर्स्ट पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट की ओर। दोस्तों पहला पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो है इसको सामान्य भाषा में शर्करा कहा जाता है, शर्करा। देसी भाषा में हम इसका अनुमान लगाते हैं कि ये मीठे होते हैं। हालांकि ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स मीठे होते हैं, लेकिन अब ये कहें कि सारे कार्बोहाइड्रेट मीठे हों तो ये सही नहीं है। सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते, लेकिन इनको सामान्य भाषा में शर्करा कहा जाता है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, कार्बनिक यौगिक हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:2:1 का सामान्यतया होता है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारी बॉडी को लगभग 50 to 75 और 80% एनर्जी जो है वो अकेले कार्बोहाइड्रेट देते हैं। दोस्तों आप समझ पा रहे हो कितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स, कितने इंपॉर्टेंट्स ये फूड न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को अकेले 50 से 75 या 80% तक एनर्जी प्रोवाइड जो है ये अकेले कार्बोहाइड्रेट करते हैं। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट में अगर हम बात करें कि भाई कार्बोहाइड्रेट का मोस्टली काम क्या है, तो सबसे मेन काम तो दोस्तों ऊर्जा प्रोवाइड करने का। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो है इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बेस के ऊपर इनको बांटा गया है 3 पार्ट्स के अंदर। मॉलिक्यूल्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं और उस आधार पे इनको बांटा गया है 3 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट तो होते हैं दोस्तों मोनोसेकेराइड, दूसरे होते हैं डाइसेकेराइड और दोस्तों तीसरे होते हैं पॉलीसेकेराइड। दोस्तों यहां से भी इनके जो एग्जाम्पल हैं वो आप नोट करेंगे, बोर्ड से याद करेंगे। इनके जो एग्जाम्पल हैं मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के, वहां से क्वेश्चन कई बार पुटअप होता है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके तीनों पार्ट्स के बारे में। पहला जो पार्ट्स है वो है मोनोसेकेराइड। दोस्तों ये जो मोनोसेकेराइड है ये इसकी सबसे मेन जो यूनिट होती है, इसकी बेसिक यूनिट जो है मोनोसेकेराइड है। और ये ऐसे यूनिट होती हैं, ये ऐसे भाग होते हैं इसके जिनको आप और ज्यादा अपघटित नहीं कर सकते, इनको आप और नए भागों में और अधिक भागों में नहीं तोड़ सकते, वो मोनोसेकेराइड होते हैं। दोस्तों मोस्टली जो एग्जाम्पल इसके एग्जाम में आते हैं या एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, उसमें ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज फ्रक्टोज नोट करते रहना, ग्लूकोज फ्रक्टोज, राइबोज, इरिथ्रोज, ग्लैक्टोज। दोस्तों एक चीज आप याद करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है या मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड जो है, इन दोनों के लिए पहचान का तरीका है कि इनके लास्ट में आपको ओज वर्ड मिलेगा। ओज यानी कि अगर आपको किसी वर्ड में ओज मिलता है देन आप ये डिनोट करेंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट है। और मोस्टली ये मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ग्लूकोज जो है इसके लिए 2-3 एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और लाइन्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज जो है इसको एनर्जी का फ्यूल कहा गया है।
इसे शरीर का ईंधन कहते हैं, ह्यूमन बॉडी का फ्यूल कहते हैं। मतलब कि जो भी कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो डाइसेकेराइड हो चाहे पॉलीसेकेराइड हो, उसका जब अपघटन होगा, जब वो टूटेगा तो लास्ट यूनिट जो बनेगी वो ग्लूकोज बनेगी। और इसे तुरंत ऊर्जा प्रदायक पदार्थ भी कहते हैं। अगर किसी को एनर्जी तुरंत यानी कि इमीडिएटली एनर्जी लेनी हो तो उसके लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप देखते हो खिलाड़ी जो होते हैं वो बीच बीच में ब्रेक जब आते हैं तो वो एनर्जी ड्रिंक पीते हैं दोस्तों, वो एनर्जी ड्रिंक ग्लूकोज की होती है। ग्लूकोज को बॉडी का फ्यूल कहा जाता है, तुरंत ऊर्जा प्रदायक पदार्थ भी कहा जाता है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है फ्रक्टोज। दोस्तों फ्रक्टोज जो है इसको फ्रूट शुगर कहते हैं, फ्रूट शुगर यानी कि फल शर्करा, इसको फल शर्करा कहा जाता है। और दोस्तों ये सबसे मीठी शर्करा मानी गई है, इसको कीटोज शर्करा भी कहते हैं। कीटोज क्यों? इसमें कीटोन ग्रुप जुड़ा होता है तो इसलिए इसको कीटोज शर्करा भी कहते हैं, इसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं। सबसे मीठी शर्करा मानी गई दोस्तों। इंपॉर्टेंट लाइन है, फै से फल और यानी कि फै से फ्रूट और फै से फल, फ्रक्टोज, एफ से फ्रक्टोज और एफ से फ्रूट, या आप फल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो फल शर्करा या फ्रूट शुगर जो है वो फ्रक्टोज को बोला गया है, सबसे मीठी शर्करा माना गया है। राइबोज दोस्तों इनके अंदर जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके आधार पर, जैसे कि ये ग्लूकोज है, इसमें कार्बन के 6 अणु होते हैं तो कार्बन इसको हेक्सोज शर्करा बोलते हैं। फ्रक्टोज हेक्सोज शर्करा है। ग्लैक्टोज में भी 6 कार्बन है तो हेक्सोज शर्करा है। ये राइबोज, इसमें कार्बन के 5 मॉलिक्यूल होते हैं तो इसको राइबोज को पेंटोज शर्करा माना गया है। और इरिथ्रोज में 4 होते हैं तो इसको टेट्रोज शर्करा माना गया। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ग्लूकोज हेक्सोज शर्करा है और फ्रक्टोज फल शर्करा है, राइबोज पेंटोज शर्करा है। दोस्तों राइबोज जो है ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डीएनए और आरएनए में पाई जाने वाली, यानी कि न्यूक्लिक एसिड में पाई जाने वाली शर्करा जो है वो राइबोज शर्करा है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे निम्न में से कौन सी एक शुगर है, कौन सी शर्करा है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, दोस्तों वो होगी राइबोज शर्करा। इरिथ्रोज और ग्लैक्टोज। दोस्तों ग्लैक्टोज जो है ये ग्लूकोज के साथ मिलकर और लैक्टोज शर्करा का फॉर्मेशन करता है, लैक्टोज शर्करा का निर्माण करता है। ग्लैक्टोज जो है ये ग्लूकोज के साथ मिलकर लैक्टोज का निर्माण दोस्तों करता है। अगर हम ये तो दोस्तों बात थी मोनोसेकेराइड की। मोनोसेकेराइड की ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इनको आप डिनोट करेंगे, बोर्ड से उतारेंगे, लिखेंगे और फिर इनको इन पे फोकस करेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो पार्ट आता है दोस्तों वो है डाइसेकेराइड का। दोस्तों जो दूसरा जो पार्ट है इसको कई बार कई बुक्स में आपको मिलेगा ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड जो है इसी का पार्ट है डाइसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में आपको डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड कई मिलेंगे, लेकिन दोस्तों जो ये डाइसेकेराइड है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लेवल से और आपके क्वेश्चंस की को देखते हुए, तो मैं यहां पर केवल डाइसेकेराइड का ही जिक्र करूंगा। डाइसेकेराइड में दोस्तों 3 ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको याद करने हैं। पहला माल्टोज, दूसरा होगा सुक्रोज और तीसरा होगा लैक्टोज। तीनों का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला जो है माल्टोज। माल्टोज का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये प्रकृति में नहीं पाई जाता। ये ऐसी शर्करा है जो प्रकृति में नहीं पाई जाती। तो फिर इसका निर्माण कैसे होता है, कहां से होता है? तो दोस्तों माल्टोज जो है इसका निर्माण स्टार्च और ग्लाइकोजन के अपघटन से माल्टोज का निर्माण होता है। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से अपने आप ये माल्टोज शर्करा औरों की भांति नहीं पाई जाती। सुक्रोज दोस्तों दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, माल्टोज का निर्माण जो है वो होता है ग्लूकोज की 2 इकाइयों से। ग्लूकोज के 2 अणु मिलकर के माल्टोज का एक अणु बनाते हैं, इसीलिए इसको डाइसेकेराइड बोलते हैं। इन तीनों एग्जाम्पल में आप देखोगे कि तीनों जो डाइसेकेराइड हैं इनका निर्माण 2-2 मोनोसेकेराइड से होगा। सुक्रोज
सुक्रोज जो है इसका निर्माण होता है एक ग्लूकोज से और एक फ्रक्टोज से, यानी कि एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का जब मिलता है तो सुक्रोज का निर्माण होता है। दो तीन एक फैक्ट इसके बारे में इंपॉर्टेंट, सुक्रोज को दोस्तों इक्ष्ु शर्करा कहते हैं। अब इंग्लिश मीडियम के लोग नहीं समझ सकते इक्ष्ु शर्करा क्या है, कैन शुगर, गन्ने से प्राप्त होने वाली शर्करा, ये शर्करा गन्ने से प्राप्त होती है इसलिए इसको इक्ष्ु शर्करा, कैन शुगर, और इसको एक और नाम दिया गया है टेबल शुगर। टेबल शुगर क्यों, ये नाम क्यों दिया गया, इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों दिया गया, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे जो भी आप शर्करा काम में लेते हो, चीनी, खांड, शक्कर, जो भी आप खाते हो वो सारी की सारी गन्ने से बनती है, और गन्ने में जो शुगर पाई जाती है वो सुक्रोज है, तो दोस्तों इसको टेबल शुगर भी कहा गया है। तीसरा जो इसका प्रकार है डाइसेकेराइड का वो लैक्टोज है, और ये बनता है एक ग्लूकोज और एक ग्लैक्टोज के मोलिक्यूल के मिलने से, यानी कि लैक्टोज में एक ग्लूकोज और एक ग्लैक्टोज का पार्टिकल या मोलिक्यूल जो है वो पाया जाता है। दोस्तों लैक्टोज शर्करा जो है इसको मिल्क शुगर कहते हैं, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मिल्क शुगर। दुग्ध शर्करा कहते हैं इसको, लैक्टोज को। दोस्तों मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखना, सुनना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को बोलना कि वीडियो शेयर करें ताकि हमारी मेहनत, हमारा प्रयास आगे लोगों तक पहुंच सके। लैक्टो एक ऐसा वर्ड है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है जो लैक्टो से रिलेटेड है, जिसकी शुरुआत या जिस वर्ड में, जिस क्वेश्चन में लैक्टो वर्ड आता है, तो दोस्तों आपको इसका आंसर जो है वो ढूंढ करके वो करना है जिसमें दूध का कोई जिक्र है, जिस विकल्प में दूध का कोई ऑप्शन, जिसमें दूध का कोई संबंधित लाइन दी गई है। जैसे लैक्टो शर्करा दुग्ध शर्करा है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। लैक्टोबैसिलस, यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लैक्टोबैसिलस क्या है दोस्तों, बैसिलस एक जीवाणु की प्रजाति है, जीवाणु की जाति है, और लैक्टो वर्ड मिला मतलब दूध से संबंधित है, ऐसा जीवाणु जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोमीटर, यस लैक्टोमीटर क्या है, दूध की शुद्धता को, उसकी प्योरिटी को मापने वाला जो यंत्र है वो लैक्टोमीटर है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो कि लैक्टो वर्ड जो है वो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही कर सकता है। अगर आपने लैक्टो को पकड़ के रखा, लैक्टो मीन्स दूध, तो आपके क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होंगे। थर्ड जो इसका टाइप है दोस्तों वो है पॉलीसेकेराइड। दोस्तों पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, आपने सुना होगा नाम पॉलीथीन। पॉली मतलब होता है कि बहुत सारी इकाइयां, बहुत सारे मोनोमर्स जब जुड़ करके एक लंबी चेन का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसको बहुलक या पॉलीमर कहा जाता है। दोस्तों ये जो पॉलीसेकेराइड्स हैं ये मोनोसेकेराइड्स के बहुलक होते हैं, पॉलीमर ऑफ द मोनोसेकेराइड्स। इसके एग्जांपल देखिए, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड काइटिन। ये चार एग्जांपल दोस्तों आप याद करेंगे, इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट। दोस्तों स्टार्च का जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, जो क्वेश्चन बनता है वो आप याद करेंगे कि पादपों में जो भोजन का संचय होता है, पादपों में भोजन संचय वो किस फॉर्मेट में होता है, किस रूप में होता है, तो दोस्तों स्टार्च के रूप में पादपों का भोजन संचय होता है। और यही बात आप इंप्लीमेंट करेंगे जंतुओं के लिए। जंतुओं में भोजन का संचय किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, इसीलिए ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। यस एनिमल स्टार्च, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। सेलुलोज दोस्तों कागज और जो कपास है, रुई जो है वो बहुत ही एक प्योर इसका सोर्स है, उसमें शुद्ध रूप से सेलुलोज पाया जाता है। और सेलुलोज जो है दोस्तों ये शाकाहारी जो जंतु होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, उनकी बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन करने के एंजाइम्स पाए जाते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन, पाचन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन करने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते। ये क्वेश्चन आया हुआ है निम्न में से कौन सा एक पोषक पदार्थ जो दिया गया है वो ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में नहीं पाया जाता, सेलुलोज। दोस्तों काइटिन जो है ये नाइट्रोजन युक्त एक पॉलीसेकेराइड है, और इसमें
मोस्टली जो आर्थ्रोपोडा या जो कीट होते हैं उनका जो बाह्य कंकाल जो है ना, एक्सोस्केलेटन जो है, बाह्य कंकाल जो है वो काइटिन से बना होता है। दोस्तों ये थे इसके 3 फॉर्मेट, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। इसके अलावा अगर 2-4 बातें और हम इंपॉर्टेंट करें तो दोस्तों एक तो ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा प्रदायक तो है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है वो विटामिन सी का फॉर्मेशन भी करता है दोस्तों, विटामिन सी का निर्माण। इसके अलावा अगर हम यूं कहें कि कितनी एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट देता है, तो इसका भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बनता है कि 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है। यानी कि 1 ग्राम ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो बनेगी। हाँ दोस्तों, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉपिक में मैं केवल कार्बोहाइड्रेट को ही कंप्लीट करूंगा, और जो नेक्स्ट जो पोषक पदार्थ हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। जुड़े रहिए प्रयास एकेडमी के साथ, हमारे वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।